A very good afternoon to one and all. So, welcome you in the another session of Indian Partnership Act 1932. So, in our previous session, we have discussed about the relation of partners inter se, that is, relation of partners between with each other. Now, in this session, we are going to discuss the next most important topic, that is relation of partners to the third parties. It means partners का relation outsiders के साथ क्या है, and that deals with section 18 to section 30. Is it clear? So the relation between the partners on one hand and the third parties on the other hand, it is founded on the principle of mutual agency. It is founded on the principle of mutual agency. और अब सेक्शन 18 आपका क्या रीड कर रहा है? 18 है दैट इज subject to the provision of this act, a partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm. ठीक है, ये हमने आपसे पहले भी डिस्कस कर दिया है कि जो पार्टनर्स है दे आर एजेंट फॉर ईच अदर, तो वो एजेंट है सब म्यूचुअल एजेंसी की। और सेक्शन 18 में भी आपका यही क्या कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, पार्टनर वो फर्म का एजेंट है, किस पर्पस के लिए? फर्म के बिजनेस के लिए। नाउ जो रिलेशन है, दिस रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स विद द थर्ड पार्टी, इसको हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। और वो कैटेगरीज कौन सी हैं आपकी? See, first is nature and extent of the liability of the firm for the acts of the firm. Is it clear? Nature and की firm की nature क्या है, extent कितनी liability होगी अगर partner ने कोई act किया है, that deals from section 18 to section 27. Next is doctrine of holding out. डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का मतलब क्या है कि अगर कोई नॉन पार्टनर है कि जो पार्टनर नहीं है फर्म का, वो क्या कह रहा है, इफ द पार्टनर ऑफ द फर्म वो कह रहा है कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, पार्टनर है फर्म का, देन व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द फर्म? दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट अंडर सेक्शन 28 वी आर गोइंग टू डिस्कस. Next is right of transferee of a partner's interest. Right of a transferee of a partner's interest. अगर partners के partner अपना interest किसी को transfer कर रहा है, then what will be the liability? क्या rights क्या होंगी उस transferee की? That is under section 29. Now section 30 क्या कह रहा है? Last category है, इसमें define किया गया है पोजीशन क्या है माइनर की. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप? इज इट क्लियर? नाउ माइनर आपको मैंने बोला था डायरेक्टली ही इज नॉट अ पार्टनर, बट इनडायरेक्टली उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट किया जाता है. दैट इज अंडर सेक्शन 30. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द फर्म for the acts of a partner. तो इसमें अब आपका क्या है? सेक्शन 18 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. सेक्शन 18 क्या कह रहा है? Subject to the provisions of this act, a partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm. Is it clear? Now यहाँ पे जो आपका law of partnership है, जो law of partnership है, ये law of agency की एक्सटेंशन है. इज इट क्लियर? सो जो रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में, वो गुड फेथ से गवर्न किया जाता है. इज इट क्लियर? गुड फेथ से गवर्न किया जाता है जो उनका रिलेशन है थर्ड पार्टीज के साथ, एंड दैट आर गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी. इज इट क्लियर? सो इसको डिस्कस करने से पहले फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो आपका नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द एक्ट्स ऑफ पार्टनर है, इसको भी 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी क्या है? नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज.
नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, जो आपका सेक्शन 25 में दिया गया है। एंड सेकेंड कैटेगरी को हमने उसका एक्सटेंड किया है, सेक्शन 25 में लायबिलिटी की बात की है, और दूसरे आपको जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसकी, उसमें एक्सटेंड की बात की गई है। सो काइंड्स, किस तरह के जो एक्ट्स है जहां पे पार्टनर्स लायबल होंगे, काइंड्स ऑफ एक्ट फॉर विच द पार्टनर्स आर लायबल। तो उसको ये जो एक्सटेंट है, अगेन फर्दर सब कैटेगरीज हैं, 7 फर्दर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट क्या है आपका 18, 19, 20 और 22 सेक्शन डील कर रहा है। देन सेकेंड कैटेगरी आपकी है सेक्शन 21 में। So first is liability for the acts done within the authority of a partner. Second क्या है, liability when partners act in emergency. Third, liability on ratification of partners act. Fourth, liability for admission made by a partner. Fifth, liability on notice to an acting partner. Sixth, liability for the torts and wrongful act. And seventh is liability for misapplication of money or प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम ये सेक्शन 18 को बाद में डिस्कस करेंगे, फिर पहले हम सेक्शन 25 डिस्कस करेंगे, जो कि हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, नेचर ऑफ द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज। इज इट क्लियर? तब यहाँ पे क्या है कि हर एक पार्टनर है वो लायबल है, जॉइंटली दूसरे पार्टनर्स के साथ लायबल है। सेवरल, इट मींस कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है दैट इज जॉइंट एंड सेवरली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ फर्म। जो भी आप फर्म के एक्ट्स कर रहे हो, ठीक है, फर्म के रिगार्डिंग कोई भी काम कर रहे हो, जब आप पार्टनर हो उस टाइम पे कोई काम कर रहे हो, तो सारे के सारे पार्टनर्स वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। इज इट क्लियर? तो लायबिलिटी यहाँ पे पार्टनर्स की क्या है, अनलिमिटेड है। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। सो लायबिलिटी की जो पार्टनर इनकर कर रहा है फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म, ये कब कर रहे हैं, जब वो पार्टनर्स हैं। अगर किसी भी कोई भी एक्ट किया गया है जब कोई पार्टनर he ceases to be a partner. For example, if there were 3 partners A, B, C, तो वहां पे अगर ए सपोज नाउ ही इज नॉट अ पार्टनर, वो रिटायर हो गया या उन्होंने फर्म को नोटिस देके छोड़ दिया है, तो उसमें क्या है, अगर कोई भी एक्ट ए के पार्टनर ना रहने के बाद किया गया है, या फिर वो जो पार्टनर सीजीज या उसकी डेथ हो गई है पार्टनर की, या देन ही विल नॉट बी, वो पार्टनर को बाइंड नहीं करोगे आप, दैट पार्टनर विल नॉट बी लायबल। इज इट क्लियर? लेकिन कहाँ पे आप लायबल हो उसको ठहरा सकते हो, कहाँ पे कह सकते हो कि ही इज लायबल, जहाँ पे अगर उसने कंटिन्यू किया है एज अ पार्टनर, वहां से छोड़ गया है पार्टनरशिप फॉर्म से, वो पार्टनर एज अ पार्टनर वो कह रहे हैं कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहा है बाय द रीजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट अंडर सेक्शन 28। इज इट क्लियर? अगर वहां पे वो कह रहे डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट यूज कर रहा है कि पार्टनर तो रहा नहीं, लेकिन पब्लिक को पता था ही वाज अ पार्टनर, तो वहां पे क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। सो सेक्शन 25 रिगार्डिंग पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 25 क्या बात करता है, रिगार्डिंग द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म would not be applicable जब तक कोई आपकी statutory provision personally liable नहीं करेगी। Is it clear? So there is a case law, Dena Bank, you can write it, Dena Bank versus Bhikha Bhai, Bhikha Bhai Prabhuda Parekh and Company, 2000 Supreme Court. Repeating it again, Dena Bank versus Bhikha Bhai Prabhuda Parekh and Company, 2000 Supreme Court. So जो agency है that operates against the sleeping partners as well. जो एजेंसी है वो स्लीपिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट भी ऑपरेट होती है, वो भी स्लीपिंग पार्टनर्स भी लायबल होंगे फॉर द एक्ट्स ऑफ द ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स। इज इट क्लियर? नाउ सपोज अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, इट डजंट मीन कि जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं उनकी भी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। नो,
they are not precluded from drawing on a partnership account. Is it clear? So guys, this was regarding section 25. तो किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो प्ली इस तरह की प्ली नहीं ले सकते हैं. नो पार्टनर इज अलाउड टू टेक द प्ली दैट बिटवीन द पार्टनर्स देमसेल्व्स. और जो एग्रीमेंट प्रोवाइड किया गया है कि उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी. पार्टनरशिप में हमेशा क्या है, आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. यू ऑलवेज हैव अ अनलिमिटेड liability. Is it clear? Just hold on, guys. Hope you all are clear with section 25. Now next जो कैटेगरी हमने डिस्कस की थी, that was कि extent कि acts kind of acts for which partners are liable. तो first आपकी कैटेगरी उसमें क्या थी, सब कैटेगरी क्या थी, acts done within the authority of a partner which may be either express or implied. ठीक है, तो वहां पे क्या है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, means the capacity to bind the other. मीन्स दी कैपेसिटी टू बाइंड दी अदर. अथॉरिटी का मतलब क्या है कि अगर किसी को आपने अथॉरिटी दी है कोई काम करने के लिए, तो वहां पे उसका एक्ट आपको भी बाइंड कर देगा. इज इट क्लियर? सो कैपेसिटी या अथॉरिटी कहां से डिराइव हो रही है, जो सेक्शन 2 क्लॉज ए पार्टनरशिप में क्या डिफाइन है, एक्ट ऑफ द फर्म. एक्ट ऑफ द फर्म क्या है कि कोई भी आप एक्ट कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो, कोई भी पार्टनर अगर कोई एक्ट कर रहा है या ओमिट कर रहा है, या फर्म का एजेंट कोई एक्ट कर रहा है या ओमिट कर रहा है, जिसके और उस वजह से एक राइट अराइज हो रही है कि उसके फर्म के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल हो सकता है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये आपका अथॉरिटी दो तरह की, एक्सप्रेस अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी. अब जो एक्सप्रेस अथॉरिटी है, एक्सप्रेस अथॉरिटी आपको दी जाती है अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज की फ्री विल होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस वो खुद डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस. इज इट क्लियर? सो एक्सप्रेस अथॉरिटी जनरली वहां पे है. लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड मींस अंडरस्टूड. आप कोई वर्ड से नहीं क्रिएट कर रहे हो, इज इट क्लियर? कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आप कोई वर्ड से क्रिएट नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इम्प्लाइड है, अंडरस्टूड है कि अगर आपने नहीं भी डिसाइड की है तब भी वो आपके पास अथॉरिटी है. सो रीजन व्हाई इम्प्लाइड अथॉरिटी इज गिवन, क्यों इम्प्लाइड अथॉरिटी यहाँ पे पार्टनरशिप में क्यों दी जा रही है, क्योंकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट करना कि या हर एक माइनर माइनर जो बिजनेस के छोटे बहुत एस्पेक्ट्स है, बहुत माइनर से एस्पेक्ट्स हैं, उस पर डिसाइड करना. कई बार आप स्किप कर सकते हो. सो दैट मीन्स जब आप स्किप कर दोगे तो इट मीन्स वहां पे क्या है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी की आपको जरूरत नहीं है मेंशन करने की. सो यहाँ पे इस वजह से इम्प्लाइड अथॉरिटी को नेसेसरी किया गया था. नाउ जो ये आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इसमें क्या है, जो ये सेक्शन 19 क्लॉज 1 में दी गई. सेक्शन 19 क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि जो पार्टनर का एक्ट है, जो पार्टनर का एक्ट है जो कि एंड दैट इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ बाइंग, वो सबको फर्म को बाइंड कर देता है. अगर एक पार्टनर है, उसका कोई भी एक्ट है जो कि उसने यूजुअल वे में कैरी किया एज अ पार्टनर, तो उसका जो एक्ट है वो फर्म के बिजनेस, फर्म को बाइंड कर देगा. इज इट क्लियर? फर्म को बाइंड कर देगा. सी, subject to the provisions of section 22, the act of a partner as an agent of the firm, sorry, the act of a partner which is done to, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm. ठीक है, पार्टनर एक्ट कर रहा है यूजुअल वे में, जिस तरह से बिजनेस कैरी किया जा रहा है फर्म का, वो फर्म को बाइंड कर देगा. तो ये पार्टनर की जो अथॉरिटी है उससे फर्म बाइंड हो जाएगी, जो कि सेक्शन 19 क्लॉज 1 में आपको दी गई है. क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अपने बिजनेस में एक माइनर सी बातें भी मेंशन करो, ये पॉसिबल नहीं है. इस वजह से ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है. अब अथॉरिटी आपकी एक्सप्रेस होगी, इम्प्लाइड होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस.
इज इट क्लियर? सो इस तरह के केसेस में फर्म थर्ड पार्टीज को बाउंड होती है, इवन उन्होंने स्पेसिफिक अगर एक्सप्रेस भी नहीं किया है। सो जो पार्टनर की पावर है एज एन एजेंट, वो फर्म को रिप्रेजेंट करेगी अपने बिजनेस के लिए, और उसको हम इम्प्लाइड अथॉरिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज केस लॉस। देखिए आप इसके पहले मर्केंटाइल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, मर्केंटाइल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड वर्सेस कैरोल। फर्म है, फर्म ने गैरेज बिजनेस कैरी किया है, कंसर्न्ड विद टेस्टिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ कार्स, कंसर्न्ड विद टेस्टिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ कार्स। तो अब यहाँ पे क्या था, सेकेंड हैंड कार्स की भी एक पार्टनर सेल कर रहा था, तो वहां पे ये इम्प्लाइडली कंसिडर कर सकते हो कि ये बिजनेस जो फर्म का है, जो चाहे यहाँ पे एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे अगर कोई पार्टनर सेल कर रहा है सेकेंड हैंड कार्स, तो ये बिजनेस का नेचर ही है, ही कैन सेल दी सेकेंड हैंड कार्स। सो अगर जो पार्टनर है फर्म का, ही अदर पार्टनर्स भी उसको लाइबल होंगे थर्ड पार्टी को। ठीक है, अगर सपोज मैंने क्या है, मैंने कार सेकेंड हैंड कार है किसी कस्टमर को बेच दी है, तो वहां पे क्या है, मेरे उस एक्ट से दूसरे पार्टनर्स भी लाइबल होंगे। ये बिजनेस का जो नेचर है उसे का एक पार्ट है। ठीक है, ये इम्प्लाइड है कि वहां पे कार्स रिपेयर हो रहे हैं, तो ये नेचर इस तरह का बिजनेस कि वहां पे सेकेंड हैंड कार्स भी आप सेल कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो नाउ जो सेक्शन 19(1) है आपका, 19 सब सेक्शन 1 है, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी डिफाइन करता है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। सो इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, फर्म को बाइंड करने के लिए जो पार्टनर का एक्ट है वो किस तरह होना चाहिए, जो कि सेक्शन 22 में मेंशन है। और सेक्शन 22 आपका क्या कह रहे हैं, सेक्शन 22 कह रहा है कि फर्म को बाइंड करने के लिए कोई भी अगर पार्टनर एक्ट कर रहा है या कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है फर्म के बिहाफ पे, वो फर्म के नाम पे ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इज इट क्लियर? फर्म के नाम पे ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए, या फिर और कोई मैनर में जो कि उन्होंने एक्सप्रेस किया है या इम्प्लाइडली इंटेंशन है पार्टनर्स की, then that act will also bind the firm। क्लियर? सपोज फॉर एग्जाम्पल, जब पार्टनर है, एक पार्टनर कोई इंस्ट्रूमेंट को साइन कर रहा है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड उसने वहां पे इंडिकेट क्लियरली इंडिकेट नहीं किया कि वो एक्टिंग पार्टनर है, या उसने ये नहीं इंडिकेट किया कि ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तब भी जो फर्म का नाम है लेटर हेड पे मेंशन किया गया है, जहां पे आप साइन कर रहे हो वहां पे उस लेटर हेड पे फर्म का नाम मेंशन है, तो आप वहां पे क्या है, वेदर अदर पार्टनर्स आर लायबल और नॉट। सी, रिपीटिंग इट अगेन, फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी पार्टनर है साइन कर रहा है इंस्ट्रूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, और जहां पे उसने क्लियरली ये इंडिकेट नहीं किया कि वो एज अ पार्टनर एक्ट कर रहा है या फिर दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, और चाहे फर्म का नाम लेटर हेड पे मेंशन है या फिर उसके सिग्नेचर्स के बाद, तो वहां पे दूसरे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे उसने क्लियर ही नहीं किया वो एज अ पार्टनर एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, लेटर हेड को अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ एग्जीक्यूटेंट का एड्रेस असरटेन हो रहा है, बट दे कैन दैट कैन नॉट एडवांस द केस एनी फर्दर। तो ये सफिशिएंट नहीं है आपका कि जो प्रिंसिपल का नेम है वो डिस्क्लोज किया जाए। इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन सच अ वे कि जो फेयरली इंटरप्रेट कर पा रहे हो आप इंस्ट्रूमेंट का, कि ये कौन पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है, किसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब व्हाट इज द टेस्ट, what is the test to determine the scope of implied authority? implied authority को determine करने का scope क्या है, implied authority को determine करने का क्या scope है, क्या test क्या है? So now this section, अगर आप sorry, if you look at section 19 clause 2, 19 clause 2 में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको क्लियरली बताया गया है
For an act to be covered within the implied authority, it is necessary. यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, एक लिस्ट दी गई है जहां पे उन्होंने क्या कहा है, एक्ट शुड बी डन, एक्ट शुड बी डन इन रिलेशन टू दी पार्टनरशिप बिजनेस, कि जो भी अगर आप कोई काम कर रहे हो वो किस रिलेशन में होना चाहिए, इन रिलेशन टू दी पार्टनरशिप business. Act should be done in usual way in relation to a business of the kind carried on by the firm. Usual way क्या होगा? It depends upon the nature of the business. Is it clear? अगर सपोज कोई फर्म है, उनका बिजनेस बाइंग सेलिंग है गुड्स का, कि गुड्स को वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये इम्प्लाइड पावर है कि वो ट्रेडिंग फर्म के लिए बोरो भी कर सकती है। अगर बिजनेस कमर्शियल नेचर का नहीं है, जैसे कि आपका सॉलिसिटर्स की फॉर्म आ गया, लॉयर्स की कोई फॉर्म आ गया, या कोई फार्मर का बिजनेस आ गया है, तो वहां पे क्या है, कोई भी पार्टनर बोरो नहीं कर सकता, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। क्योंकि ऑक्शनर है, वो बाय और सेल का काम नहीं है, वो ये नहीं, डज नॉट बाय या ओनली सेल्स दी, सिर्फ क्या ऑक्शनर का काम क्या होता है कि गुड्स को सेल करना है, बाय करना नहीं है। सो ये जो है ये कमर्शियल नेचर का है। अगर बिजनेस आपका कमर्शियल नेचर का है तो पार्टनर है वहां पे प्लेज कर सकता है प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है, गुड्स बाय कर सकता है, परचेज सॉरी सेल कर सकता है, देन मनी बोरो कर सकता है, लोन एडवांस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर वो कमर्शियल नेचर के नहीं है देन दे कैन नॉट एज सच। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए गए हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए क्या है कि जो फर्म है शुगर मर्चेंट्स की, जो फर्म है शुगर मर्चेंट्स की, सेल और परचेज है शुगर की, दैट इज विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर, कि अगर ये फर्म है शुगर मर्चेंट्स की तो शुगर को सेल परचेज करना ये पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अगर सपोज सिमिलरली अगर आप पार्टनर हो, पार्टनर है फर्म में, फर्म ऑफ बैंकर्स, वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन्स ग्रांट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उससे क्या है फर्म बाइंड हो जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए केस लॉ, Mercantile Credit Company Limited versus Garrett 1962 ALLER1103। फर्म में क्या है, टू पार्टनर्स है, एक आपका एक्टिव पार्टनर है, दूसरा आपका डोरमेंट पार्टनर है, और ये दोनों पार्टनर्स जो हैं वो गैरेज बिजनेस कैरी कर रहे थे which was concerned with letting lock up garage और कार्स को रिपेयर कर रहे थे। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे है, इस वजह से मैं आपको दोबारा से करवा रही हूँ। तो सेकंड हैंड कार्स को सेल करना ये इम्प्लाइड है उस बिजनेस का, जो फर्म का जो बिजनेस है उसमें क्या है कि गैरेज है, कार्स को रिपेयर कर रहे हैं, तो सेल ऑफ सेकंड हैंड कार्स इम्प्लाइडली कंसिडर किया जा रहा है बिजनेस का, although no express authority had been given for the same। नेक्स्ट क्या है, हिगिंस वर्सेस ब्यूचैन। तो यहाँ पे भी दो लोग हैं, बिजनेस कैरी कर रहे हैं, और वो बिजनेस किसका कैरी कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफिक थिएटर प्रोपराइटर्स का। तो यहाँ पे बी और एम दे आर द टू पार्टनर्स। जो बी है ये स्लीपिंग पार्टनर है, एम है, एम ने बिजनेस को मैनेज किया है। सो पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रही है कि कोई भी पार्टनर है, नो पार्टनर शुड कॉन्ट्रैक्ट एनी डेट। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी पार्टनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कि मनी बोरो नहीं करेगा पार्टनरशिप फर्म के नाम पे। अगर मनी बोरो करने हैं सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी। फिर उन्होंने एक एक्सेप्शन भी लिख दिया, एक्सेप्ट इन यूजुअल एंड रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। नाउ जो दूसरा पार्टनर एम था जो बिजनेस को मैनेज कर रहा था, एम ने क्या किया, मनी बोरो की है प्लेंटिफ से, और वहां पे उन्होंने स्टेट कर दिया कि जो मनी है, मनी किसने यूज हुए हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, बट वो एम ने जो मनी बोरो किए थे वो उन्होंने मिस एप्रोप्रिएट कर दिए। सो लेंडर है, लेंडर ने स्यू कर दिया दूसरे पार्टनर को, एंड ही वाज हेल्ड नॉट लायबल। बी को जो उन्होंने स्यू किया, बी लायबल नहीं था ऑन द ग्राउंड की जो बिजनेस ऑफ द फर्म वो ट्रेडिंग वाला नहीं था। सो फर्म वाज नॉट बाउंड बाय द लोन टेकन बाय वन पार्टनर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस लॉ, Saramel Poonamach
पूनम चंद वर्सेस पूनम चंद। यहाँ पे क्या थे, जो डिफेंडेंट का बिजनेस था वो ब्रास और कॉपर के यूटेंसिल्स थे, तो उनको वो खरीदते थे और बेचते थे, बाइंग करते थे और उसके बाद उसको सेल करते थे। अब दो पार्टनर्स ने क्या किया, मनी बोरो कर लिए प्लेंटिव से कि ये हमें पैसा हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए चाहिए। दूसरे जो पार्टनर्स थे उन्होंने कंटेंट किया, उन्होंने क्या कहा, प्ली किया कि कोई भी ऐसा लोन जरूरी नहीं था, बिजनेस जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए कोई भी ऐसा लोन नहीं रिक्वायर्ड था। सो हेल्ड दैट इट वाज अ पार्टनरशिप ऑफ कमर्शियल नेचर, held that it was a partnership of a commercial nature, so यहाँ पे implied authority थी to borrow the money। यहाँ पे implied authority है, जो पार्टनरशिप बिजनेस था वो कमर्शियल नेचर का है, इस वजह से implied authority है मनी बोरो करने की। नेक्स्ट क्या है, और एग्जांपल्स देखिए आप implied authority के। पार्टनर, अगर पार्टनर है ट्रेडिंग फॉर्म का है या नॉन ट्रेडिंग फॉर्म का है, वो क्रेडिट पे गुड्स बाय कर सकते हैं या नहीं, वो कर सकते हैं अगर फर्म दे आर यू आर यूजिंग फॉर्म्स बिजनेस। सेकंड क्या है कि जो पार्टनर है, पार्टनर पेमेंट्स रिसीव करेंगे फर्म से और डेटर को भी डिस्चार्ज कर देंगे। अगर सपोज पार्टनर को ने कोई फर्म के नाम पे पेमेंट्स रिसीव की है, ठीक है, फर्म के नाम पे पेमेंट्स रिसीव की है कि बाहर वाला आके उनसे कुछ पेमेंट्स दे गया है किसी पार्टनर को, तो वहां पे डेटर क्या डिस्चार्ज हो जाएगा कि उसने पैसा दे दिया जो उधार लिया था, अगर पार्टनर जो पेमेंट रिसीव कर रहा है मिस अप्रोप्रिएट कर दी। सपोज आई एम द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब वहां पे क्या है, जब पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पे मेरे को कोई बाहर वाला आ गया जिसने पैसा लिया था या हमसे गुड्स खरीदे थे, वो उसकी पेमेंट कर गया मेरे को, लेकिन अब वो पेमेंट है मैंने अपने यूज के लिए उसको यूज कर लिया, मिस अप्रोप्रिएट कर दिए पेमेंट, तो जो डेटर आया था, ठीक है, जो पैसा देके गया था उसको हम डिस्चार्ज कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि जो पार्टनर है वो लीज ले सकता है प्रेमिसेस की फर्म के बिहाफ पे, ही कैन टेक दी lease of premises on behalf of the firm or mortgage the firm's asset अगर जरूरी है बिजनेस पर्पस के लिए। फोर्थ क्या है, पार्टनर है वो फर्म के डेट को भी पे कर सकता है और फर्म को एक्नॉलेज कर देगा। फिफ्थ क्या है, पार्टनर है वो फर्म के लिए सर्वेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये सारे एग्जांपल्स आपके इम्प्लाइड अथॉरिटी के हैं, जहां पे इम्प्लाइड अथॉरिटी में पावर है, इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या इंक्लूड होता है, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्म, और ये एम्पावर करेंगे पार्टनर को कि वो वेरी करे टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एक्सिजेंसीज। नेक्स्ट क्या है, जो अथॉरिटी है टू बोरो, अथॉरिटी टू बोरो वुड इंक्लूड अथॉरिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? तो अगर आप बोरो, आपके पास अथॉरिटी है, पार्टनर के पास अथॉरिटी है कि वो बोरो कर सकता है, तो उसके पास अथॉरिटी है उस जो उसने बोरो किया है उसको सिक्योरिटी पे भी दे सकता है बाय द वे ऑफ प्लेज। इज इट क्लियर? सो अगर पावर टू बोरो और it also includes the power to become a party to a negotiable instrument. नेक्स्ट क्या है कि जो पार्टनर है वो चेक इशू कर सकते हैं इन अ ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग फर्म। सो अगर एक्ट है इशूइंग ऑफ फ्यूचर डेटेड चेक, ये एक्ट ऑफ लोन है, देयरफॉर मे नॉट बाइंड अ नॉन ट्रेडिंग फर्म। नेक्स्ट क्या है आपका, ये आपके पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी में ये है कि यू कैन डिफेंड एन एक्शन ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म एंड टू एंगेज अ लॉयर फॉर द पर्पस। ये भी इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि अगर फर्म के अगेंस्ट कोई एक्शन है तो आप उसको डिफेंड कर सकते हो और लॉयर एंगेज कर सकते हो उस पर्पस के लिए। इज इट क्लियर? तो यही सारे जो एग्जांपल्स दिए हैं मैं, ये आपके सारे सेक्शन 19 क्लॉज 2 में थे, तो आई एम रीडिंग फ्रॉम द बेयर एक्ट फॉर यू कि सेक्शन 19 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम, in the absence of any usage or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not empower him to submit a dispute. First क्या कह रहे हैं
कि आप डिस्प्यूट डज नॉट एम्पावर, यहाँ पे क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर टू सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। तो सेक्शन 19 क्लॉज 2 में आपको क्या लिस्ट दी गई है जहाँ पे आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि अगर बिजनेस फर्म के बिजनेस के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है तो आप अपनी मर्जी से आर्बिट्रेशन को नहीं दे सकते हो। सेकेंड है, बिजनेस के फर्म के बिहाफ पे आप अपनी मर्जी से बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो। अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपको दूसरे पर्सन की, पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। थर्ड क्या है कि अगर फर्म के कोई क्लेम है तो आप अपने फर्म ने कुछ क्लेम किया है किसी आउटसाइडर से तो आप वहां पे अपनी मर्जी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते या उस क्लेम को रेलिंक्विश नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हो। फोर्थ क्या है, आप अपनी मर्जी से सूट को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर फर्म ने किसी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है तो अपनी मर्जी से इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मानोगे इसको। ये एक्सप्रेसली अगर आपको विड्रॉ करना है सूट तो दूसरे पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ क्या है कि कोई भी लायबिलिटी आप एडमिट नहीं कर सकते हो सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी फर्म। सिक्स्थ क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करोगे ऑन बिहाफ ऑफ दी फर्म। सिक्स्थ क्या है, सॉरी सेवेंथ क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो जो फर्म को बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट क्या है कि पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं करोगे ऑन बिहाफ ऑफ दी पार्टनर। तो जो लिमिट है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर ये इम्पोज हो रही है थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एज परमिटेड बाय सेक्शन 20। सो इम्प्लाइड अथॉरिटीज को एक्सटेंड कर सकते हो बाय कॉन्ट्रैक्ट और बाय यूसेज और कस्टम। स्टार्टिंग में लिखा है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप इसको एक्सटेंड जरूर कर सकते हो। अब सेक्शन 20 का भी मैंने आपको जिक्र किया है, तो सेक्शन 20 क्या कह रहा है, सेक्शन 20 आपका पार्टनर्स इन अ फर्म कि जो भी पार्टनर्स हैं फर्म में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में और इम्प्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। Is it clear? So what section 20 says, notwithstanding any such restriction, any act done by a partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm unless the person with whom he is dealing knows of restriction or does not know or believe that partner to be a partner. Is it clear? कि कोई भी एक्ट पार्टनर ने किया है फर्म के बिहाफ पे जो कि उसकी implied authority के within the then also firm bind है unless the person, firm bind होगी उसके एक्ट से, लेकिन आगे एक्सेप्शन लगा दी है unless the person जिसके साथ वो डील कर रहा था उसको इस रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता था, सामने वाले को पता था तब भी उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? और या फिर वो ये बिलीव कर रहा है कि पार्टनर, ये जो पर्सन है ये पार्टनर है देन ऑल्सो वो फॉर्म कब कब लाइबल होगी, कब सॉरी लाइबल नहीं होगी, अगर सामने वाले बंदे को पता था जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ पार्टनरशिप के बिहाफ पे कि ये पार्टनरशिप के बिहाफ पे नहीं है, ये पार्टनर नहीं है, देन या फिर उसको पता है कि इस पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगी है, ये दूसरे पार्टनर से कंसल्ट करने के बाद ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और इसने कंसल्ट नहीं किया है तो वहां पे क्या है आपका फॉर्म बाइंड नहीं होगा, वहां पे बाइंड नहीं होगा। इज इट क्लियर? So guys, I'm sending you another link, please join that.